तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की प्रॉब्लम्स को। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक पार्ट था वो कल हम लोगों ने सीख लिया था। हम लोगों ने ये जान लिया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी जान लिया था। और इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ भी जानी थी जो कि हमारे लिए आगे बहुत काम की होगी कि पहचानेंगे कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी सीरीज़ को, किसी सीक्वेंस को हमारे सामने रख दिया गया और हमसे कहा गया है कि पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने के लिए कि ये है या नहीं, हमने आपको एक तरीका बताया है। हमने कहा है कि किसी भी सीक्वेंस में अगर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है तो उस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, अदरवाइज़ नहीं कहेंगे। चलिए, हम कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं प्यारे बच्चों, उन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं जो कल हम लोगों ने पढ़ी थी। हमने आपसे कहा था कि जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। किसको डिनोट करते हैं बेटा? कॉमन डिफरेंस को, है ना। जो कॉमन डिफरेंस है उसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हर जगह सेम होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है। अगर किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए कॉमन डिफरेंस 2 है तो फिर वो कांस्टेंट ही हमेशा बना रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। कोई भी एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और ए से डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, है ना। हमने कल आपसे एक बात ये भी कही थी, फर्स्ट टर्म को ए या फिर हम कभी कभी A1 भी लिखा करते हैं। ये जो A1 हमने लिखा है ये आप देख लीजिए, A1 या A दोनों एक ही बातें हैं। आगे अगर हम आपसे ये कहें, हाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपको मालूम होनी चाहिए कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। शुरुआत भले ही कहीं से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो अगर सेम है तो हम बहुत आसानी से ये बात कह सकते हैं कि द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। और अगर कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो फिर हम उसको एपी नहीं कहेंगे। अभी हम इस पर बहुत बहुत डीप डिस्कशन करेंगे, इस पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। अभी हम आपको सिर्फ वो पॉइंट्स याद कर दिलवा रहे हैं जो हमने कल पढ़ाए थे। तो एपी क्या है आप ये जान गए, कॉमन डिफरेंस क्या है ये भी जान गए, फर्स्ट टर्म क्या है ये भी जान गए। अब बात आती है कि जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आगे की तरफ चलना शुरू करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, एपी हमको असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाती है, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये डिपेंड करता है स्मॉल डी के ऊपर। स्मॉल डी मतलब कॉमन डिफरेंस के ऊपर, कि अगर स्मॉल डी की वैल्यू माइनस में है तो एपी हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, और अगर डी की वैल्यू जो है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर जो एपी है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगी। मैं आप लोगों से भी कुछ सवाल पूछूंगा इसी से रिलेटेड, तो इसलिए आप लोगों को ये बेसिक्स जो हैं ये बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर ये बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए फिर आप ये मान के चलिए कि आप इस चैप्टर के एकदम बेताज बादशाह हो जाएंगे, आपको हर चीज़ आने लगेगी, इसमें फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को बेस बना करके, और हम वहीं से धीरे धीरे चैप्टर के बेस को पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने आपसे कहा कि अगर आप किसी शहर में जाते हैं और आप एक टैक्सी हायर करते हैं तो टैक्सी वाला कहता है कि मेरा जो फिक्स चार्ज है वो ₹100 है, यानी कि 100 रुपये तो आपसे लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं, चाहे 2 किलोमीटर जाएं, चाहे 10 किलोमीटर जाएं, आपको 100 रुपीज़ तो पे करना ही करना है। साथ साथ वो एक कंडीशन देता है कि उसके बाद जब आप टैक्सी पे चलेंगे तो प्रति किलोमीटर का 10 रुपये तो किराया होगा ही होगा। तो अब आपसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर यात्रा करता है तो उसको 100 रुपीज़ तो देना ही होगा, क्योंकि वो टैक्सी हायर करने का फिक्स चार्ज है। और जो 10 रुपीज़ हैं वो 1 किलोमीटर चला है इसलिए वो 10 देगा, तो वो टोटल जो पे करेगा वो कितना होगा? 110, यानी कि 110 रुपये वो व्यक्ति पे करेगा। अगर हम आपसे कहें कि वो व्यक्ति 2 किलोमीटर यात्रा कर रहा है तो वो क्या करेगा? 100 रुपये देगा, क्योंकि उसने टैक्सी हायर की है, 100 तो उसको देना ही देना है। उसके साथ ही साथ 2 किलोमीटर के 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से 20 रुपये होते हैं, तो 100 रुपये के साथ साथ वो 20 रुपये और देगा, यानी कि टोटल वो उसको 120 रुपये दे रहा होगा। यानी कि अब अगर वो 3 किलोमीटर जाता तो 100 + 30 देता, यानी 130। 4 किलोमीटर जाता तो 100 + 40 देता, 140, और ये क्रम इसी रूप में चलता रहता।
मतलब मेरे कहने का ये है प्यारे बच्चों कि कोई भी सीक्वेंस, चाहे कोई भी सीक्वेंस हो, उस सीक्वेंस की सबसे खास बात ये होती है कि अगर वहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, भले ही पहला टर्म कहीं से भी शुरू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम उसको कहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो एपी बनाएगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ये सीक्वेंस एपी है या फिर नहीं है। आप सभी बच्चों का आंसर मुझे लगता है होना चाहिए कि ये सीक्वेंस एपी है। तो अगर ये सीक्वेंस एपी है तो 110, 120, 130, 140 ये सब एपी में है। कैसे मालूम हुआ कि इसमें से जब हमने इसको घटाया तो आया 10, और जब हमने इसमें से इसको घटाया तो भी 10 आ रहा है, और जब हमने इसमें से इसको घटाया तो भी 10 आ रहा है। मतलब मेरे कहने का ये हुआ, मैं मूल रूप से आपको ये समझाना चाह रहा था कि अगर अंतर सभी लगातार क्रमों का अंतर जब देखा जाए वो सब जगह बराबर निकल आए तो वो सीक्वेंस एपी कहलाता है, अदरवाइज उस सीक्वेंस को हम एपी नहीं कहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं, दो एक उदाहरण हम आपको और समझाते हैं जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने में आसानी होगी। सपोज़ करो कि अगर मैं आपसे ये कह दूं, आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, घर बनाना है, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो ग्राउंड फ्लोर है उसको बनाने में कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, उसके ऊपर जितने भी फ्लोर बना रहे हो सब पे जो आने वाली कॉस्टिंग है वो सेम है। यानी कि अगर आप एक फ्लोर बनाओगे तो आपसे सपोज़ करो 10 लाख रुपए लगते हैं, उसके ऊपर जितने भी फ्लोर बनाओगे वो 5 लाख रुपए में तैयार हो जाते हैं। तो क्या ये सीक्वेंस एपी बनाएगा? यानी कि अगर आप एक मंजिल बना रहे हो, सिर्फ एक फ्लोर बना रहे हो, तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा? 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 लाख देना पड़ेगा। फिर आप अगर 2 मंजिल उसको बनाते हो तो 15 लाख देना पड़ेगा, और अगर आप 3 मंजिल बनाते हो तो आपको 20 लाख देना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये सीक्वेंस जो हमने बनाया है वो सीक्वेंस एक एपी शो कर रहा है? तो आपका आंसर होगा यस, इट इज़ एन एपी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स एंड दीज टू टर्म्स इज सेम। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आ रही हैं, और अगर ये दोनों वैल्यूज़ सेम आ रही हैं तो इसका मतलब है कि इन क्रमागत टर्म्स यानी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है। और अगर किन्हीं दो टर्म्स के बीच का अंतर सेम होता है बच्चों, तो हम बिना किसी डाउट के निसंदेह ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो एक एपी है। तो आप अपनी कॉपी में कहीं नोट कीजिए मैं जो बोल रहा हूँ कि वो एपी होती क्या है। आप लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए और कॉपी में मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 लिख लीजिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसको समझने के लिए आपको कुछ नोट्स हम बनवा दे रहे हैं ताकि आपको ये दिक्कत ना हो बाद में कि हम भूल गए या हमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए नोट कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले आप एक हेडिंग डालेंगे सीक्वेंस। कल हमने आपको सीक्वेंस हेडिंग डलवा भी दी थी, शायद सीक्वेंस आपको समझा दिया था, सीक्वेंस बता दिया था, फिर हमने आपको पैटर्न भी बता दिया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हेडिंग डाल लीजिए। लिखिए इसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ पैटर्न ऑफ नंबर्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप शॉर्ट में एपी कहते हैं, तो आप लिख लीजिए एपी इज अ पैटर्न ऑफ नंबर्स इन विच द फर्स्ट टर्म, आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, 2 बार में लिख सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ पैटर्न ऑफ नंबर्स इन विच the first term is given and the succeeding term differ from its preceding term by a fixed number। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें पहला टर्म हमको दिया जाता है और उसके बाद प्रत्येक टर्म किसी एक फिक्स संख्या को जोड़ करके हम लोग पीछे वाले टर्म में किसी एक फिक्स संख्या को जोड़ देते हैं तो हमें हर अगला टर्म मिलता चला जाता है। मतलब मैं ये कहना चाहूँ कि अगर हमको ए दे दिया जाए यानी कि फर्स्ट टर्म दे दिया जाए और डी दे दिया जाए, मतलब हमको अगर कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए, तो अगर हमको 2 चीज़ें दे दी जाती हैं ए और डी, तो हम उस एपी का, उस सीक्वेंस का हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, 10वां 20वां 50वां, जो भी टर्म हम निकालना चाहें बहुत आसानी से वो टर्म निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन के बाद हम कुछ बातें आपको कल जर्नलाइज करके समझाए थे कि एपी किस सीक्वेंस में होती है। ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है,
फिर A+2D होता है, फिर A+3D होता है। इसी प्रकार इसी क्रम में ये सीक्वेंस चलता जाता है, कभी रुकता नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो AP है वो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, A है, फिर क्या होता है A+D है, फिर क्या होता है A+D+D है, क्योंकि आप पिछले टर्म में ही तो D जोड़ोगे, तो A+D में फिर से एक बार D जोड़ दिया। आप फिर से क्या कर रहे होगे, अगला टर्म ढूंढने के लिए जो भी आपके पास था A+D+D था और एक बार फिर से D जोड़ दोगे। फिर क्या करोगे, A+D+D तो आपके पास ऑलरेडी हो ही रहा है, आप एक बार फिर से इसमें D जोड़ दोगे और इसी प्रकार से ये क्रम जो है हमारा आगे चलता रहेगा। मतलब इतनी लंबी बात अगर मान लो हम 50वें टर्म की बात करेंगे तो 50वां टर्म जाकर के तो आपको 49 बार D लिखना होगा, तो बोर्ड भर जाएगा पूरा लिखते लिखते। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले टर्म को A कहते हैं, दूसरे को हम A+D कहते हैं, तीसरे को हम A+2D कहते हैं, क्योंकि D+D कितना होता है, 2D होता है, और ये कितना हो गया A+D+D+D यानी 3D, और इसी प्रकार से A+D यानी कि 4 बार D आया यानी कि 4D। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सीक्वेंस होता है AP का, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है वो A+D, A+2D, A+3D, A+4D एंड सो ऑन इसी प्रकार से चलता रहता है। ये निरंतर तब तक चलता रहता है जब तक कि हम इसको रोकें नहीं। मतलब हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि AP दो प्रकार की होती है, हमने कल भी बताई थी, एक फाइनाइट AP और एक इनफाइनाइट AP। फाइनाइट AP वो होती है जहाँ पर टर्म्स की जो संख्या होती है वो निर्धारित होती है, यानी कि 10 टर्म, 20 टर्म, 50 टर्म जितने भी हैं वो फिक्स हैं। लेकिन कभी कभी AP जो होती है वो निर्धारित संख्या में नहीं होती है, इसलिए हम उसको इनफाइनाइट AP कहते हैं। हम आपको एक एग्जांपल देकर के समझाते हैं कि क्या होती है फाइनाइट AP और क्या होती है इनफाइनाइट AP। हमने आपसे कहा 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, और इसी प्रकार से ये चलती जा रही है, कहीं लास्ट में आकर के 99 है, 99 है। तो आप इस प्रकार की AP को क्या कहते हो, आप इस प्रकार की AP को एक फाइनाइट AP कहते हो, क्योंकि इसकी अंत बिंदु हमको मालूम है कि ये कहाँ तक चली है, 99 तक चली है, तो इसका हमको फाइनल पॉइंट पता है कि हम 99 के आगे नहीं चलेंगे। लेकिन अगर इसी AP को हम ऐसे लिख देते 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, और फिर उसके बाद डॉट 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 लगा देते, तो ये जो AP बनती ये एक इनफाइनाइट AP बनती, क्योंकि हम यहाँ पर ये नहीं बता पा रहे हैं, हम यहाँ पर ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि ये कहाँ तक जाएगी। क्या ये 56 पे रुक जाएगी, 58 पे रुक जाएगी, 57 पे रुक जाएगी, या 66 पे रुक जाएगी, कहाँ रुक जाएगी, इसका जब हमें एंड पॉइंट नहीं पता होता है, जब हमें किसी चीज़ का एंड पॉइंट नहीं मालूम होता है, बस चलते जाना है, तो वो इनफाइनाइट है। और अगर हमको किसी चीज़ का अंत बिंदु पता है तो हम उसको फाइनाइट कहते हैं, यानी कि वो फाइनाइट AP होगी। अब हम उम्मीद करते हैं ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी लग रही है, अगर आप मेरी बात को समझ पाने में असहज महसूस कर रहे हैं, तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर व्हाट्सएप पे बताइएगा, या कॉल करके बताइएगा, तो हम आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और फिर अगर किसी बच्चों को अभी भी ऐसा लगता है कि हमारे डाउट्स अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे फ़ोन कर ले और मैं उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस बात को और अच्छे से समझा दूंगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे चीज़ों को बता रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, ये जो सीक्वेंस बना वो एक AP बन गया। AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहचान यही है, चाहे हम इसमें से इसको घटाएं, चाहे इसमें से इसको घटाएं, चाहे इसमें से इसको घटाएं, चाहे इसमें से इसको, जो अंतर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये बात मुझे आप बार बार क्यों बता रहे हो, क्योंकि प्यारे बच्चों यही बात जो है वो पूरे चैप्टर का एक बेस है, यहीं से शुरुआत होती है। किसी सीक्वेंस को पहचानना हम यहीं से सीखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी होगी जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जो D है वो चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। तो अगर D चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो सीक्वेंस जो है वो हमारा जरूर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। आइए बच्चों कुछ और चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं, जानते हैं। इसको आप नोट करते रहिए मेरे साथ। अगर आप नोट कर लेंगे आप अपनी कॉपी में, तो फिर आप कभी भूल नहीं पाएंगे इन चीज़ों को। बहुत अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। जब भी आप चैप्टर को शुरू करें तो आप नोट्स बनाइए, अच्छे से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी मैं लगाता हूं उनको मेरे साथ साथ लगाइए। उन चीज़ों को पढ़िए, जानिए, परखिए और समझिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो कैसे हैं, कैसे सॉल्व करनी है। आइए क्वेश्चन में लिखता हूँ, आपको देखना है, बताना है कि क्या ये AP है कि नहीं है। बताइए आप लोग अपने आप से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि ये AP है कि नहीं है। ठीक है, मैं और कुछ सीक्वेंस लिख दे रहा हूँ, मैं और कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, बताना है कि ये AP है कि नहीं है और पहचानना है सिर्फ। ठीक है, और क्यों नहीं है इसका रीज़न तो आपको मालूम ही होगा। अगर आपको इसका रीज़न नहीं मालूम है तो आपको रीज़न मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया है कि कोई भी सीक्वेंस AP कब होता है और कब नहीं होता। ठीक है,
देखिए, इस पहले सवाल को देखते हैं, दूसरे को देखेंगे, तीसरे को और चौथे को। इस प्रकार से हमारे सामने 4 समस्याएं लिखी हुई हैं। इन चारों सवालों को आज हम डील करेंगे, चारों सवालों को ट्रीट करेंगे और आज हम ये जानेंगे कि कब एपी होती है, कब एपी नहीं होती। बताइए, पहला सीक्वेंस जो है वो आपको क्या लगता है, एपी है कि नहीं? 1 है, फिर 6 है, फिर 11 है, फिर 16 है, फिर 21 है। तो आप कहोगे सर कि ये एपी है। क्यों एपी है? क्योंकि हम डिफरेंस चेक करें, इन दोनों का जो अंतर है वो 5 का आता है, इन दोनों का भी अगर अंतर है वो 5 का आता है, इन दोनों का भी अंतर है वो 5 होता है। देखिए बोर्ड पे देखिए आप कि जब भी कभी दो चीज़ों का अंतर 5 होता है, इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है? सेम है। यानी यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है, यहाँ सब जगह डिफरेंस सेम है। और अगर प्यारे बच्चों डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब कहेंगे हम इसको यस इट इज़ एन एपी, यस इट इज़ एन एपी। ठीक है, तो ये एपी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आगे देखते हैं 3, 4, 6, 9, 12। आइए बताइए बच्चों, ये एपी है कि नहीं है? आप लोगों का आंसर होगा ये एपी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है एपी, क्योंकि 3 और 4 का जो अंतर है वो 1 होता है, जबकि 6 और 4 का अंतर 2 होता है, जबकि 9 और 6 का अंतर 3 होता है। तो यहाँ एक भी जगह अगर अंतर चेंज हो जाए, एक भी जगह अगर डिफरेंस चेंज हो जाए 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, तो फिर वो एपी नहीं होती है। तो आपका आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट एन एपी। ठीक है ना, ये एपी नहीं है। ठीक, आप इस प्रकार से इसके आंसर को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 5, 10, 15, 20, 30। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 30 है। इन दोनों का अंतर 5 है, इन दोनों का अंतर 5 है, इन दोनों का अंतर 5 है, लेकिन इन दोनों का अंतर 10 हो गया। मैंने आपसे कहा अगर एक भी जगह डिफरेंस चेंज हो जाए तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस जो है वो एपी नहीं है, इट इज़ नॉट एन एपी। ठीक है ना, वो एपी नहीं है। ठीक है, मेरी बात को समझ गए होंगे अब आप। आगे देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13। इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है, इनका भी अंतर 2 है, इनका भी अंतर 2 है, इनका भी अंतर 2 है। तो आप कहोगे सर यस इट इज़ एन एपी। ये क्या है? एक प्रकार की एपी है, एक प्रकार की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम उम्मीद करते हैं कि हर बच्चे को ये मेरा जो कॉन्सेप्ट था, जो मैंने बताया आपको, ये सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और चीज़ों को समझते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते जानते हैं। एनसीईआरटी की बुक में आपको इस लेवल पे सिखा दूंगा कि एनसीईआरटी फिर आपको सॉल्व करने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारी चीज़ों को खुद ब खुद सॉल्व करना सीख जाएंगे। बस शर्त ये है कि जो मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, पूरा कंसंट्रेशन आपका मेरे साथ होना चाहिए। जो बातें आपको बताई जा रही हैं इन पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, कॉपी पे नोट करते रहिए मेरे साथ। वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश किया करें, अगर ना आ रहा हो, अगर कहीं अटक रहे हो तो फिर वीडियो को आगे देखा करें। अदरवाइज सिचुएशन में आप अपने आप को मजबूत बनाएं, क्योंकि अगर आप चीज़ों को समझेंगे जानेंगे तो बेनिफिट आपका होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे देख देख कर करते रहेंगे तो फिर उसका फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। जब तक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक चीज़ें सामने नहीं, जब तक समस्याएं सामने नहीं तब तक उनकी हल ढूंढने की आदत नहीं पड़ेगी आपकी। जो व्यक्ति खुद से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगता है, समझ लीजिए कि वो व्यक्ति ही कुछ सीख रहा है। अगर आप कहीं से कॉपी कर रहे हैं, कहीं से देख रहे हैं, हमने आपको इतना बेस बता दिया, इतना सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जिसके बिहाफ पे आप काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है करने की तो, और नहीं है तो फिर उसका कोई इलाज ही नहीं होता है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपने सीखा है तो मुझे आंसर बताइए। मैंने लिख दिया 3,3,3 और मैंने फिर लिख दिया 3,3,3 और डॉट डॉट डॉट, और ये सीक्वेंस इनफाइनाइट चलता जा रहा है। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि क्या ये एपी है या फिर ये एपी नहीं है? जो मैंने सीक्वेंस लिखा है, क्या ये सीक्वेंस एक एपी है या फिर ये सीक्वेंस एक एपी नहीं है? आराम से सोच लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप आराम से सोच समझ के मुझे आंसर दीजिए कि ये एपी है या फिर नहीं है। ठीक है, क्या लगता है आपका पॉइंट क्या है, एपी है या फिर नहीं है? अगर एपी नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर एपी है तो क्यों है? ये दोनों बातों के जवाब आपके मन में आने चाहिए कि अगर है इसलिए है और नहीं है तो इसलिए नहीं है। अगर आपका आंसर है कि एपी नहीं है तो आप गलत हैं, और अगर आपका आंसर है कि ये गिवन सीक्वेंस एक एपी है तो आपका आंसर सही था। मैं रीज़न बता देता हूँ एपी क्यों है, और इसका भी रीज़न पता चल जाएगा कि ये एपी क्यों नहीं है। क्योंकि जब मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को डिफाइन किया तो मैंने आपको ये बात वहाँ पर वेरी क्लियर कर दी कि अगर कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। यानी कि डिफरेंस अगर सेम रहता है, डिफरेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जो सीक्वेंस आपको दिया गया है वो एपी होगा। आपको इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना है।
चाहे वो डिफरेंस फिर प्लस में हो, चाहे फिर वो डिफरेंस माइनस में हो, और चाहे फिर वो डिफरेंस जीरो ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, क्या कंडीशन, कि चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो हो, बस कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तो उस सीक्वेंस को हम एपी कहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी उस सीक्वेंस को एपी कहने में। देखिए बच्चों, जैसे 3 है 3 है 3 है, ये बार बार 3 आ रहा था, अंतर कितना था 0, अंतर कितना था 0, अंतर कितना था 0, यहाँ अंतर कितना है 0, और यहाँ भी अंतर कितना है 0, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत जो टर्म्स हैं यहाँ पर, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो हैं निरंतर जो लिखे हुए हैं, उनका जो अंतर है वो चेंज नहीं हो रहा है, जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है। यहाँ पर हमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो समझ में ना आए, बहुत आसान सी बात हमने आपसे पूछी। अब प्यारे बच्चों, हम आपसे अगर ये कह दें कि हम आपको कहीं पे अर्थ में किसी एपी का पहला टर्म बता दें और ये कह दें कॉमन डिफरेंस इतना है और पहला टर्म इतना है, तो क्या आप वो एपी बना करके मुझे दिखा सकते हो? या उस एपी के प्रथम 4 टर्म यानी कि फर्स्ट 4 टर्म आप मुझे बता सकते हो, या फर्स्ट 5 टर्म्स या फर्स्ट 6 टर्म्स अगर हम पूछें तो आप बता सकते हो? आइए हम आपके सामने क्वेश्चन डाल रहे हैं और क्वेश्चन को एक बार हम सॉल्व करके दिखाएंगे, उसके बाद 5-6 क्वेश्चन आप हमें करके दिखाएंगे, और अगर आपने हमें करके दिखा दिया तो हम समझते हैं कि आप एनसीईआरटी को खुद ब खुद लगा ले जाएंगे। हमने कह दिया कि ए जो है वो है 7 और जो डी है वो हमको दिया गया है 3, यानी कि ए हमने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया। ए क्या बता रहा होता है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे ए क्या होता है? ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, और जो डी होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ये बात हमने आपको पहले ही अभी बताई है कि ए माने फर्स्ट टर्म और डी माने कॉमन डिफरेंस, ये दोनों ही बातें हमको बहुत बेहतर तरीके से मालूम है। तो अब अगर हम आपसे कहें कि एपी बना करके दिखाओ, एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स बना के बताओ, तो आप कैसे बनाओगे? क्योंकि एपी की जनरल फॉर्म होती है ए, फिर होता है ए प्लस डी, फिर होता है ए प्लस 2d, फिर होता है ए प्लस 3d, और उसके बाद ये एपी ऐसे चलती चली जाती है। मतलब मेरे कहने का ये हुआ बच्चों कि कुछ नहीं करना है, 4 टर्म हमको चाहिए थे, तो पहला टर्म तो सिर्फ 7 हो जाएगा, दूसरा 7 प्लस 3 हो जाएगा, तीसरा 7 प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा, उसके बाद 7 प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा, और इसी प्रकार से ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। तो इसको इस प्रकार नहीं छोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 3 10, देखो 2 3 जा 6, 6 और 7 13, उसके बाद 3 3 जा 9, 9 और 7 16, यानी इस प्रकार से हमने ये बना दिए एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स। हमसे चाहे जितना भी बनवाता हम आगे चलते जाते, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ये आगे के टर्म्स हमको मिलते चले जाते, तो ये हमारा आंसर हो गया 7 10 13 16। इस प्रकार से हम इस एपी को बना सकते हैं। किसी बच्चे को, आप लोग इसको नोट कीजिए, किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कि हमें सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप इसको नोट कीजिए एक बार। तो आइए देखिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी प्रकार से। फर्स्ट टर्म कितना है? अब की बार हमने फर्स्ट टर्म जो है वो आपको दे दिया है 5, और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमने दे दिया है -2, ठीक है। फर्स्ट टर्म दिया है हमने आपको 5 और कॉमन डिफरेंस दे दिया है -2, और अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे, या फिर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि एपी बना करके दिखाइए। तो एपी बना करके दिखाने के लिए कहें, और चाहे हम फर्स्ट 4 टर्म्स की बात करें, दोनों ही बातें एक जैसी हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए ये देख लेते हैं। हमने आपसे कहा कि एपी बनाना है तो एपी का जनरल फॉर्म ए होता है, फिर ए प्लस डी होता है, फिर ए प्लस 2d होता है, इसी प्रकार से फिर ए प्लस 3d होता है, और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। ए की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 5 है। ए प्लस डी माने कितना होता है? 5 प्लस माइनस का 2, और उसके बाद क्या होता है? 5 प्लस 2 इंटू माइनस का 2, है ना। उसके बाद क्या होता है? 5 प्लस 3 इंटू माइनस का 2, और ये क्रम जो है हमारा निरंतर चलता रहता है, ठीक है। 5 और जब इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। जब इसको करोगे तो 2 2 जा 4 यानी कि ये माइनस का 4 बनेगा, और 5 माइनस 4 यानी कि 1 आएगा, और 3 2 जा 6 यानी कि 5 माइनस 6, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हमने सीक्वेंस बनाया है, ये जो हमने क्रम बनाया है, इस क्रम की खास बात ये है कि ये घटते हुए क्रम में जा रहा है, ये घटते हुए सीरीज़ है। घटती हुई सीरीज़ मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने पहले ही कह दिया था, अगर कॉमन डिफरेंस माइनस में होगा तो वो सीक्वेंस
घटते हुए क्रम में होगा वो माइनस की तरफ बढ़ रहा होगा, यानी कि ज़्यादा से कम की ओर जा रहा होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते थे। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो वो कमेंट में लिख दे, बाकी हमने इसको समझाने की पूरी कोशिश की है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए, इस प्रकार के बाद कुछ और भी प्रकार के सवाल आपके सामने आएंगे। पहचानना होगा कि जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी है कि नहीं है। तो हमने कहा आपसे कि आप सिर्फ कॉमन डिफरेंस को ऑब्जर्व कीजिए। इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम देन यू कैन से दैट द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। इफ कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देन यू विल से दैट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। अदरवाइज सिचुएशन सब में एपी होती है। डी जीरो होगा तब भी वो एपी कहलाएगी, और अगर डी जीरो के अलावा कुछ और वैल्यू होगी तब भी हम उस सीक्वेंस को एपी कहेंगे। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए आइए अब हम चलते हैं अपनी एनसीईआरटी की तरफ, और एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है आज उसको पूरा ख़त्म करते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि जितना भी बेसिक्स हमने पढ़ा है उस सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होगा यहाँ पर। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज हम लोग 5.1 का बेस क्लियर करेंगे। बेस क्लियर हो जाएगा तो फिर ये 5.1 हमारे लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन है, आप भी अपनी बुक खोल लीजिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़िएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। जो ये लैंग्वेज लिखी गई है, इस लैंग्वेज से अगर हम एक लिस्ट ऑफ नंबर्स बनाते हैं तो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बनती है क्या वो एपी होगी, और अगर एपी होगी तो क्यों होगी, रीज़न भी एक्सप्लेन करके बताना है। क्वेश्चन है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये लगते हैं, उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगते हैं। तो बताओ एपी बनेगी कि नहीं बनेगी। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे, आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपये दोगे, जब आप 2 किलोमीटर जाओगे तो आप 15 + 8 रुपये दे रहे होगे, जब आप 3 किलोमीटर जाओगे तो आप 15 + 8 + 8 दे रहे होगे, अगर आप 4 किलोमीटर जाओगे तो 15 + 8 + 8 + 8 + 8 दे रहे होगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आप समझ रहे हो ये जो 8 हर बार बढ़ रहा है, जो 8 बढ़ रहा है, ये 8 इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है भाई, हर बार 1 किलोमीटर के 8 रुपये जो है वो बढ़ जाते हैं, इसलिए 8 यहाँ पर हर बार इंक्रीज़ हो जाता है। तो मैं कहूँ आपसे 15 + 8 23, 23 + 8 + 8 यानी कि 31, और फिर और 8 ऐड कर दें तो 39। तो आप देखिए बताइएगा यहाँ पर कि क्या ये सीक्वेंस एक एपी है। आप कहोगे सर यस इट इज़ एन एपी बिकॉज ऑफ द कॉमन डिफरेंस डी इज सेम। तो आप अपनी कॉपी में आंसर नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर नोट कीजिएगा। यस इट इज़ एन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट इज 8, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन का है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। The amount of air present in the cylinder when the vacuum pump removes 1/4 of the air in the cylinder, ठीक है। एट द सेम टाइम एक वैक्यूम पंप है, ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कुछ एयर फिल है, ठीक है। सपोज करो इतनी एयर भरी हुई है इसमें, ठीक है, प्रेशराइज करके भरी है तो लिक्विड हो गई है, इसलिए यहीं तक आ रही है। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी गैस सिलेंडर जो होता है हमारा, उसमें क्या है एलपीजी भरी होती है, और एलपीजी क्या है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। वो गैस भी है बट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, बिकॉज ऑफ वो प्रेशराइज करके फिल की जाती है, और प्रेशर देने पर जो गैस होती है वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो अगर ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर अगर यहाँ तक गैस भरी हुई है, इसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, और वैक्यूम पंप क्या करता है, उसके अंदर जितनी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 एयर को निकाल देता है। तो अगर हम इस वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम निकालेंगे, इस वॉल्यूम का 1/4 वॉल्यूम निकालेंगे तो कुछ एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, वो डेफिनेट वैल्यू बाहर हो जाएगी इससे। जब अब उसके बाद क्या होगा, अब जो बची हुई एयर है उसका फिर से 1/4 जाएगा। अगर उसका 1/4 जाएगा, इसका मतलब है कि अब की बार जो रिमेनिंग एयर रह गई है इसके अंदर, उसका 1/4 करोगे तो वो पहले वाले से छोटी वैल्यू आएगी, और अगर वो वैल्यू पहले वाली वैल्यू से छोटी हो रही है तो इसका मतलब है कि उसका 1/4 पार्ट भी छोटा होगा। भाई एक बात बताओ, अगर 100 रुपये, इसके अंदर हम रुपए भर के बताते हैं आपको, इसके अंदर 100 रुपीज़ थे, और अगर 100 रुपीज़ का 1/4 पहली बार में निकला तो 25 रुपीज़ निकल गया, 75 बच गया। अब की बार क्या किया, दोबारा से जब 75 का 1/4 करोगे तो वो 25 से कम आएगा, फिर तीसरी बार फिर जो अमाउंट बचेगा उसका 1/4 करोगे तो वो उससे भी कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हर बार जो अमाउंट हो रहा है
वो पहले वाले अमाउंट से चेंज हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, जो भी हो रहा है चेंज हो रहा है। तो अगर अमाउंट हर बार चेंज हो रहा है यानी कि कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है, और अगर कॉमन डिफरेंस डी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी नहीं होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लिख दीजिएगा कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट सेम सो इट इज़ नॉट एन एपी। Next is the cost of digging a well after every meter of digging when its cost ₹50 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent kilometer। अगर आप 1 किलोमीटर खोदते हो तो फिर 150 रुपये लगते हैं, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के 50 रुपये बढ़ जाते हैं। 2 किलोमीटर के लिए 150 + 50 देना पड़ेगा, 3 मीटर के लिए 150 + 50 + 50 देना पड़ेगा, एंड सो ऑन। इसी प्रकार क्रम चलता रहेगा। तो देखिए आप यहाँ पे ये 150 हो गया, ये 200 हो गया, और ये 250 हो जाएगा, 150 50 50 यानी कि 250 हो जाएगा। फिर ऐसे करके आगे 300 350। तो आप बताइए ये सीक्वेंस एपी है कि नहीं? आप सभी का आंसर होगा यस इट इज़ एन एपी बिकॉज ऑफ कॉमन डिफरेंसेस सेम। यहाँ देखिए अंतर 50 का है, अंतर 50 का है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शुरुआत कहीं से भी हो बट डिफरेंस शुड बी सेम। अगर डिफरेंस सेम है तो फिर हम उस सीक्वेंस को बिना किसी डाउट के, बिना किसी संदेह के कह सकते हैं कि ये एपी होगी। इसी प्रकार से इसमें एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹1000 is deposited at the compound interest 8% per annum। आपने एक रूल पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है पीछे वाले प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट जुड़ जाता है उस पे लगता है। तो आपने 8th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े थे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो फिक्स्ड प्रिंसिपल अमाउंट है उसी के ऊपर लगना होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट पीछे आए हुए इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगा देता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है क्लास 8th में। मुझे याद है 8th में ये पूरा चैप्टर है, SI एंड CI करके इंटरेस्ट करके एक चैप्टर है। तो आपने क्या करना है कि आपने मान लो 10,000 रुपये बैंक में FD किया और उसके बाद 1 साल बाद उसका जो इंटरेस्ट हुआ वो 800 रुपये हो जाएगा 8% पर एनम के हिसाब से। तो अब आपके अकाउंट में जो अमाउंट है वो 10,800 है। उसके बाद वाली जो साल होगी तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,800 पे मिल रहा होगा, ना कि 10,000 पे मिल रहा होगा। तो हर बार क्या है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू चेंज हो रही है और प्रिंसिपल वैल्यू चेंज होती है तो फिर इंटरेस्ट भी चेंज होगा, और ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होता है। अगर इसी क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट लिखा होता तो ये एपी बन जाती, बट यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है, हर साल इंटरेस्ट चेंज होगा। इंटरेस्ट चेंज है यानी कॉमन डिफरेंस चेंज है, कॉमन डिफरेंस चेंज है तो ये सीक्वेंस जो है वो एपी नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आज जो पढ़ाया है वो सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 को कल हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आगे ये निर्णय लेंगे कि इसको आप खुद करेंगे या फिर हम करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोगों को जो करना है वो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है पहले ही। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 कर लिए तो कल हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।